बात करते हैं ना, तो क्या आप लोगों के नजदीक जो चेस खेलने वाले एथलीट हैं वो एथलीट हैं? यस, एथलीट हैं। कैसे? फोकस, मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो लोग। हम लोग जो एथलीट हैं ना, जो फिजिकल और स्ट्रेंथ, जब आप एक फिटनेस एथलीट या फिट एथलीट की डेफिनेशन को पढ़ते हो ना WHO से, मेरे से नहीं, जिशान से नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जब आप पढ़ते हो, जो सबके ऊपर बैठी हुई है इस टाइम, वो बताती है कि आप मेंटली एंड फिजिकली फिट होने चाहिए। जब उन्होंने फिजिकली भी कह दिया और मेंटली भी कह दिया, तो ऑफ कोर्स चेस खेलने वाले उसके अंदर इंक्लूड हुए। इस तरह तो मैं ये कह सकता हूँ कि ई गेम्स खेलने वाले, पबजी खेलने वाला एथलीट नहीं है, लेकिन जो प्रोफेशनल पबजी खेल रहा है, जो प्रोफेशनल ई गेम्स खेल रहा है कंप्यूटर पर बैठ के सारा दिन, उसका और कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, लेकिन वो मेंटली फोकस्ड है, वो बंदा भी एथलीट है। उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट भी एथलीट्स वाली होगी। ये बात नहीं लग रही आप लोगों को? थोड़ी सी वियर्ड लग रही है, लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा है। आगे मुझे जो इन्होंने टॉपिक दिया, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने टॉपिक के स्टिक करता हूँ अपने टॉपिक के साथ। मेरा जो टॉपिक था वो ये था कि जनरल एनाटमी और वर्कआउट या एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। जनरल एनाटमी का मतलब ये है कि जब हम किसी को बताते हैं ना कि एली गेम ला लो, तो हमने उसको बताना है कि भाई बाइसेप इसका नाम है मसल का, ये गेम लगानी है। जब कहना है निकाल लो, उसको बताना है कि आपने क्वाड्रिसेप्स की गेम लगानी है। आप लोगों को पता, नाम का पता होना चाहिए, एटलीस्ट नाम का पता होना चाहिए, ये बिल्कुल मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है? ये नहीं कहना कि श्रग्स और बाल बेरिंग लगा रही है, किस लिए लगाए, कौन से मसल के लिए लगाए, बताएं? ट्रैप्स के लिए, ट्रेपेजियस के लिए आपने लगाए, ठीक है? बैक के लिए आपने कौन सी एक्सरसाइज, बैक मसल्स जो हैं उसके क्या नाम, कुछ आइडिया? लेटिसिमस डोर्स है, रोम्बॉइड, और आई थिंक इतनी बहुत है, बाकी हमें और जाने की जरूरत नहीं। यस, ट्रेपेजियस माइनर, सबट्यूटेड मेजर। जो जनरल एनाटमी है मैंने यहाँ पे इसलिए लिखी है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। यहाँ पे कोई भी अगर एथलीट मनान भाई करो, हम साथ साथ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल भी करेंगे, ऑफ कोर्स ये होता है। इधर खड़े हो जाएं जरा सबके सामने। अच्छा, यहाँ से आपने पढ़ते जाना है, इधर मनान भाई आप आपने सामने चुप ही रहना, आपने इधर देखना, ओके? सो थोड़ा सा जरूरी, ठीक है? इन मसल्स का क्या नाम होगा? पेक्टोरल, ओके? याद करो इसको 2-3 दफा, ठीक है? बैक के जो मसल हैं क्या नाम है? लेटिसिमस डोर्साई, बोलना है बेटा। बाइसेप्स किधर है? ये बैक वाले, फ्रंट वाले, बाजू के जो फ्रंट पे आते हैं बाइसेप्स। बैक वाले कौन से हैं? ये जो कहते हैं जी वो साइडें लगा लो, साइडें किस लिए होती हैं? साइड डेल्ट्स, लैटरल रेजेस, ओके? फ्रंट लगा लो, ये क्या होता है? एंटीरियर डेल्टॉइड्स। याद करो इन चीजों को, इन टर्मिनोलॉजीज को याद करो, लेवल 2 बताना है सबको। सर लिखवा दो, ये पिक्चर लो सामने, वो लिखी है सारी। हैमस्ट्रिंग्स कौन सी हैं? ये जो यहाँ पे होती हैं काफ्स में, क्वाड्स की बैक पे जो होते हैं हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स आपके थोड़े से ऊपर, ठीक है? उसके बाद कौन सा रह गया? एब्डोमिनल्स, एब्स। उसके बाद ट्रेपेजियस कौन से, मनाम भी आप खुद बताएं, आप भी ट्रेनर। ट्रैप्स, ठीक है? इसके जो ये देखें, थोड़ा सा इधर मुंह कर, ट्रैप्स, रोम्बॉइड्स, लेटिसिमस डोर्साई, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स, काफ्स। इतना याद कर लें, बहुत है। बैक से, फ्रंट से इधर देखें, एंटीरियर डेल्टॉइड्स, लेटरल डेल्टॉइड्स, बेसिकली रियर डेल्टॉइड्स। शोल्डर को एज अ होल हम डेल्टॉइड ही कहते हैं, और शोल्डर के 5 मसल्स होते हैं, 3 मसल्स नहीं कहने आज के बाद, 5 मसल्स होते हैं। 3 मसल्स तो हमें जो नजर आते हैं वो है ना, क्योंकि गेम में 3 हमने इजाद की हुई हैं, फ्रंट की, साइड की और रेयर की। जो ये है ना लेटरल साइड पे, इनकी जो डिवीजन होती है मसल्स की, वो 3 मसल्स है यहाँ पे बेसिकली। सो टोटल एज अ होल शोल्डर के 5 मसल्स, ओके? यस। अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट, सही है, बिल्कुल सही टर्मिनोलॉजी है। लेकिन क्या है, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर। मेजर जो होगा वो ऊपर वाली साइड पे होगा, और माइनर अंदर वाली साइड पे। ऐसा नहीं है कि वो नीचे है, मसल ऊपर है, ऐसे नहीं, पीछे है और ऊपर वाली साइड पे। मुझे तो कहते हैं डंबल प्रेस लगाएंगे तो वो हम मेजर को ट्रेन करेंगे, जब हम रॉड प्रेस या बारबेल प्रेस लगाएंगे तो हम एज अ होल चेस्ट को ट्रेन करेंगे।
सो ये टर्मिनोलॉजीज, ये वर्ड्स आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। थैंक यू। ये आप लोगों को मैंने थोड़ी सी ना डायग्राम के अंदर भी बताने की कोशिश की है। लेटिसिमस डॉर्साई, ट्राइसेप्स, एरेक्टस स्पाइना, ग्लूटियस मैक्सिमस, हैमस्ट्रिंग्स और काफ्स। ये बड़ा मुश्किल नाम है, मुझे भी नहीं याद होता, मैं काफ्स ही कहता हूँ। सोलियस, एब्डक्टर्स, क्वाड्रिसेप्स, ऑब्लिक्स क्या होते हैं? पल्ले बहुत बड़े हुए हैं, नहीं होते, नाम यूज करते हो ना ये वाले, सुने हैं ना, वखियां बहुत बड़े, पानी इकट्ठा यहाँ पे, ऐसे ही है ना, तो उसको ऑब्लिक्स कहते हैं। जो साइड में टर्न हो गए, ट्विस्टर लगा लो, ऐसे ही है। लगाते हो ना सारे यहाँ पे ट्विस्टर? नहीं लगाते? सबसे मेरी ना, मुझे जो लगती है गंदी तरीन गेम जो ट्विस्टर है सर, उससे वो इंजरीज हो जाती हैं। देखो एक इननेचुरल सी मूवमेंट है जो आपकी बॉडी के अंदर है ही नहीं, जो पैदा ही नहीं की गई, वो बना दी गई, लेकिन वो है ऑब्लिक ट्विस्ट, बेसिकली उसको कहते हैं। जो भी एक्सरसाइज की मूवमेंट है उसमें आपके मसल का नाम जरूर यूज होता है। जो आप एक्सरसाइज लगा रहे हो, बाइसेप कर्ल्स है, उसमें आप कोई पेक्टोरलिस कर्ल्स नहीं है ये वाले, ठीक है, तो बाइसेप कर्ल्स है, आपको पता चलता है कि बाइसेप्स के लग रहे हैं। ट्राइसेप्स ओवरहेड डंबल प्रेस है, ठीक है। कुछ और मुझे कोई नाम एक्सरसाइजेस के बता सकें अगर आप लोग? सिंगल ट्राइसेप, रिवर्स कर्लिंग, ये बाइसेप के लिए बता रहे हो? फोर आर्म्स के लिए, फोर आर्म्स के लिए रिवर्स, ओके ओके, हाँ मुझे याद है। देखो ये नाम जब आपको कोई बताता है ना, तो आपको उससे पता चल जाता होता है कि ये किस एक्सरसाइज और किस मूवमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसकी भी पिक्चर लेनी तो ले लो। अच्छा, उसके बाद जब हम आते हैं एनाटॉमी, थोड़ी सी इसको डिफाइन करने की कोशिश की है मैंने कि आप लोगों को ना मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि जब हम किसी मसल की बात करेंगे तो मसल बेसिकली है क्या। क्योंकि देखो मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूं, हमने तो मुर्दा मतलब जो डेड बॉडीज है उनको भी एग्जामिन किया हुआ, वी नो बेसिकली कि मसल देखने में कैसा लगता है ऑफ कोर्स, लेकिन आप लोगों को आइडिया देने के लिए कि मसल क्या चीज़ है बेसिकली, वो मैं ये डायग्राम, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। जो टेंडन होता है, ये मैं आपको बता दूं, टेंडन जो होता है वो आपके मसल को कनेक्ट करता है बोन्स के साथ, ठीक है। टेंडन की इंजरी का नाम सुना होगा आपने, टेंडन की इंजरी। जो मसल होता है ना, मसल की बेली, मसल बेलीज का भी नाम सुना होगा कि मसल बेली इसकी स्ट्रांग नहीं है, मसल बेली एम्प्टी हुई हुई है। जो आपका बेसिकली होता है ना कार्ब लोडिंग का फेज, उसमें आप मसल बेलीज को एम्प्टी करते हो, खाली करते हो। उसके बाद जब आप कार्ब्स को ऐड करते हो तो मसल बेलीज जो होती हैं वो इन्फ्लेम हो जाती हैं, स्वेल हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। सो दैट इज द मेन थिंग। यहाँ पे जो चीज है ना, ये मसल बेली है जो कनेक्ट हो रही है बोन्स के साथ वाया टेंडन्स। और जब बोन्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करना होता है तो लिगामेंट्स, इसको याद करना है, याद कर लो, रट्टा लगाना है, रट्टा लगा लो। ज्वाइंट्स के अंदर जब बोन्स कनेक्ट होंगी बोन्स के साथ तो लिगामेंट्स, जब मसल कनेक्ट होंगे बोन्स के साथ तो वो टेंडन्स। इंजरीज दोनों की हो जाती हैं, किसी भी मूवमेंट में, किसी भी एक्सरसाइज में इंजरीज दोनों की हो जाती हैं। बीइंग अ ट्रेनर आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हो कि किस चीज की इंजरी थी। हाइपर एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन वैसे तो एक्सरसाइज का नाम है ना, हमने वो रखा हुआ है जो बैक हो गया। बेसिकली हाइपर एक्सटेंशन का मतलब है कि वो अपना जो रोम है, रेंज ऑफ मोशन है, उससे ज्यादा एक्सपेंड कर गया। फर्ज करते हैं कि मेरा रेंज ऑफ मोशन जो बाइसेप का था वो यहाँ तक था, मैं किसी उदाहरण का एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी एक्सरसाइज मैंने हैवी लोड किया होगा, मेरा रोम थोड़ा सा बढ़ गया ऐसे करके, ठीक है, वो मिलीमीटर के अंदर बढ़ गया, तो उसके अंदर मैं सिर्फ एक गेस लगा सकता हूं कि हो सकता है मेरे टेंडन की इंजरी हो, लेकिन लिगामेंट की भी हो सकती है। तो यहाँ पे लिमिटेशन आ जाती है एक ट्रेनर की और एक डॉक्टर की। तब आपने उसको एक डॉक्टर के पास भेजना है कि वो जब डॉक्टर उसको डायग्नोज कर देगा ना कि इसको टेंडन की इंजरी थी, इसको लिगामेंट की इंजरी, तो आपने उसके मुताबिक उसका रिहैब करना है। टेंडन की इंजरी किसी को होगी तो आप क्या करोगे? पहला लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है? लो इंटेंसिटी की गेम करवाओगे ना, ऑफ कोर्स के वो रेंज ऑफ मोशन तो अपनी रखे, मतलब उसकी रेंज यही रहे, लेकिन लो इंटेंसिटी, ज्यादा जोर ज्यादा वजन ना डाले। देखो ना, एक मसल जो है वो कनेक्ट है इस पॉइंट पे, ये टेंडन है आपका, तो आप नहीं चाहते कि टेंडन जो है उस पे एक्स्ट्रा फ्लेक्स पड़े, ठीक है। इस तरह की रिहैब, इसके लिए हम क्या करते होते हैं, जो सबसे लो इंटेंसिटी का इक्विपमेंट आपके जिम में पड़ा हुआ है वो क्या है? लाइट वेट डंबल से भी लो इंटेंसिटी की एक चीज पड़ी है, बॉल से भी कम, रेजिस्टेंस बैंड, वो लो इंटेंसिटी, वो सबसे लो इंटेंसिटी। उसके बाद आपके लाइट वेट डंबल्स
एंड देन आपके बाकी एक्सरसाइजेज जो मशीनें हैं तो वहाँ से स्टार्ट करें हमेशा। कोई आपके पास ओवर एज पीपल आते हैं, कोई जेनेटिक इश्यूज वाले आते हैं, उनको उस इंटेंसिटी से शुरू करें जो न्यू कमर्स हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को समझाने के लिए मुझे ना एक एग्जांपल बनानी पड़ेगी। बॉल पॉइंट्स सबके पास हैं, 2 या 3 बॉल पॉइंट्स मुझे दे दो। हाँ बस ये फोड़ दे, ये देखो। जब हम ना बात करते हैं मसल्स की, तो मसल्स होते हैं बेसिकली एक बंडल की शक्ल के अंदर, ठीक है। देख रहे हो बिल्कुल इस तरह, जिस तरह मैंने बॉल पॉइंट्स को 3-4 बॉल पॉइंट्स को इकट्ठा किया हुआ ना, इस तरह बंडल्स होते हैं, जैसे लकड़ी के बंडल्स हो सकते हैं, ठीक है। इन बंडल्स को स्ट्रॉन्ग करना आपका असल काम है, ट्रेनर का यही काम है। हमारा मकसद ये इन बंडल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। ये बंडल्स क्या हैं? ये रस्सियां हैं जिन्होंने हमारी हड्डियों को ऊपर उठाना है। तुम्हें लग रही है लिवर का मैकेनिज्म पता है किसी को? लिवर जो पुली होती है, पुलियां लिवर आपके जिम्स के अंदर जो पुली लगी हुई है उसका मैकेनिज्म पता है? वो जो हम रॉड को खींच रहे हैं तो वो एक तार लगी हुई है जो पुली के साथ लगी हुई है, और वो आगे से वेट उठ जाता है उसका जब आप बाजू को नीचे को लेके जाते हो। सो यही काम, जो वो रस्सी है ना, वो जो तार है जिसने उस रॉड को आप तक पहुंचाया है और आपने वेट को उठाया है, आपको और वेट के साथ जो कनेक्शन है वो उस रस्सी के थ्रू। तो ये जो मसल्स हैं ये बेसिकली वही रस्सी है आपका। बस वो रस्सी, वो जिसे कहते हैं ना कि जंजीर कह लो, वो स्ट्रांग होनी, इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप मैक्सिमम लोड लिफ्ट कर सको। समझ लग रही? मसल्स बेसिकली इसी तरह होते हैं, आपस में बंडल की फॉर्म में बने होते हैं, ठीक है। ये बंडल्स जो होते हैं ना, ये मसल बंडल्स, ये सबसे पहले ऊपर ये रहे, ठीक है, मसल बंडल्स। इसको हम और अगर अंदर तक देखें तो इसी ऊपर वाले बंडल्स को हम उतार दें तो नीचे फिर बंडल्स होंगे, ठीक है। उनको हम क्या कहेंगे? फेशियल, ठीक है। फेशियल्स को हम और ज्यादा आगे डिफाइन कर दें तो मसल फाइबर्स। जिन मसल फाइबर्स की हम बात करते हैं ना कि आपके मसल फाइबर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बेसिकली इस लेवल पर जाकर आते हैं, 3rd लेवल पर। ये फाइबर स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपके फेशियल स्ट्रॉन्ग होंगे, फेशियल स्ट्रॉन्ग होंगे तो मसल बंडल स्ट्रॉन्ग होंगे, और डिफरेंट मसल बंडल्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो ओवरऑल आपका मसल जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। मसल फाइबर्स से और अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर चले जाएंगे तो मायोफिब्रिल्स वो सेल हैं बेसिकली जो मसल्स को बनाते हैं, डिफरेंट किस्म के सेल्स, उस तक जाने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनेल्स एंड ऑल दीस काइंड ऑफ थिंग्स। एक नॉर्मल आपके अंदर एक पिक्चर होनी चाहिए, ओवरऑल पिक्चर होनी चाहिए। जब आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हैं, वो क्यों करते हैं, मैं अब आपको इसकी मैकेनिज्म समझाता हूं। देखिए आप लोगों ने की हुई है सारी चीजें, प्रैक्टिकली की हुई है, लेकिन इसका लिंक क्या है थ्योरी के साथ? जब प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है? लगातार क्या है? प्रोटीन लोड करना या काम नहीं वीरे, वेट इंक्रीज करना। प्रोग्रेसिव ओवर वेट इंक्रीज करना। पहले सेट में आपने लगाया 10 केजी, दूसरे सेट में आपने लगाया 20 केजी, तीसरे सेट में आपने लगाया 30 केजी। ऐसे होता है ना बेंच प्रेस में, ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, पहले 20 वाला डंबल, फिर 24 वाला, फिर 28 वाला, ठीक है। तो मेरे जैसे होते हैं वो सीधा 40 वाला, ठीक है, कोई मसला नहीं। जो प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता है ना, वो सिर्फ आपकी ये जो रस्सियां हैं ना, इन मसल्स जो है, इनकी ताकत को चेक करने के लिए होता है। जहां पर आपसे इंटेंसिटी, जहां से आपकी ताकत जिनकी इन रस्सियों की खत्म हो गई, वहां से आगे आप वेट इंक्रीज नहीं करते। सो इसलिए सेफ साइड पर रहने के लिए आप प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करते हो, आप डायरेक्ट नहीं जाते 30 केजी तक, और यही एक सेफ अप्रोच है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग की भी, फिटनेस की भी, जनरल पॉपुलेशन की भी, रिक्रिएशनल के लिए भी, न्यू कमर्स के लिए भी, जो भी आता है आपके पास। सो आप लाइट इंटेंसिटी से शुरू करते हो ताकि आपको उसके मसल्स की पावर का अंदाजा हो, और बेसिकली मसल्स की पावर का अंदाजा इससे होता है कि मसल बंडल्स कितने स्ट्रॉन्ग है, ये जो अंदर गुच्छे बने हुए हैं मसल्स के, ये कितने स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट, अच्छा जी, मसल बंडल्स, ये उसी को थोड़ा सा मैंने डिफाइन, मतलब पहले तो वो आपको ऐसे व्यू मिल रहा था, अब आपको स्ट्रेट व्यू मिल रहा है इस तरफ से, कि जो बंडल्स बने हुए थे उसको हमने और डिफाइन किया, उसके अंदर फिर बंडल्स, जब उसको और खोला उसके अंदर फिर बंडल्स। बेसिकली ये छोटे छोटे बिल्कुल माइन्यूट लेवल के ये बंडल्स ही होते हैं मसल्स। नेक्स्ट, इसके बाद आप लोगों को ये पता जरूर होना चाहिए कि मसल्स बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, स्लो ट्विच,
मसल फाइबर्स जो हैं, मसल बंडल्स जो हैं, जो रस्सियां हैं ये मेरे हाथ में, ये दो टाइप्स की होती हैं, स्लो ट्विच एंड फास्ट ट्विच फाइबर्स इनका नाम है। स्लो ट्विच फाइबर्स वो हैं जो इतनी जल्दी थकते नहीं हैं, जो इतनी जल्दी टायर्ड अप नहीं होते। टायर्ड अप मतलब थकता नहीं है, मतलब इतनी जल्दी वो थ्रेशोल्ड नहीं आता उनका जहाँ से आपको वो लोड ना लिफ्ट कर रहे हों। और जो फास्ट ट्विच फाइबर्स हैं वो बहुत जल्दी टायर अप हो जाते हैं, थक जाते हैं। ये बिल्कुल ऊपर से गुजर गया आप लोगों के पास। ये ऐसा है कि मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूं कि मैराथन रनर्स जिन्होंने पूरा पूरा दिन भागना होता है, पूरा दिन भागना होता है, वो रुक नहीं सकते, अगर रुकेंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ऐसा ही उनके अंदर जिन मसल्स टाइप की क्वांटिटी ज्यादा होगी वो आपके स्लो ट्विच फाइबर्स होंगे, ठीक है। जो होते हैं वेट लिफ्टर्स, जिन्होंने सिर्फ क्लीन एंड जर्क का एक ही लिफ्ट करना है, ठीक है, एक ही लिफ्ट करना है, और वो बहुत ज्यादा जल्दी उन्होंने करके इन सम सेकंड्स उन्होंने लिफ्ट करके वो रॉड फेंक देना है एंड देन उनकी गेम कंप्लीट हो जाती है। उनके अंदर होता है फास्ट ट्विच फाइबर्स ज्यादा। बॉडी बिल्डर्स में क्या होता है? मेरे स्टूडेंट बॉडी बिल्डर्स में क्या होता है? दोनों परसेंटेज जो होती है वो फर्क होती है, ठीक है। दोनों टाइप के फाइबर्स होते हैं, इसलिए तो जो आपकी एक्सरसाइज होती है वो हमेशा वैरायटी होती है, ज्यादा रेपिटेशन वाली गेमें भी होती हैं और लो रेपिटेशन वाली गेमें भी होती हैं। ऐसे ही है बिल्कुल, ये बिल्कुल चीजें आपने ये भी की हुई है, लेकिन आपको क्यों नहीं पता था कि ये क्यों करवाई जाती है हमसे? वो इसलिए हमसे करवाई जाती है कि हमें दोनों फाइबर्स की जरूरत है। बेसिकली बॉडी बिल्डर्स को मसल्स की जरूरत है, हमें ये नहीं चाहिए कि ये वाला टाइप हो ये वाला, हमें तो ये है कि मसल बड़ा होना चाहिए। लेकिन जब आपकी बॉडी के अंदर होते दोनों टाइप्स के फाइबर्स हैं, इनको हमने दोनों को एंगेज करना होता है। कुछ एक्सरसाइजेस जैसे स्क्वाट्स हैं, बॉडी वेट स्क्वाट्स, खाली बैठ के जो है वो एक सांस में कुछ लोग 300 400 भी लगा देते हैं, रेपिटेशन कर रहे हैं ना काफी ज्यादा, तो वो क्या कर रहे हैं? अपने स्लो ट्विच फाइबर्स को इंगेज कर रहे हैं ताकि वो इनहैंस हो, वो ताकत में आए, वो बड़े नंबर के अंदर, ठीक है। और जब वो स्क्वाट्स लगाते हैं, 4 रैप वाली स्क्वाट्स किसी ने लगानी है तो वो 200 केजी 4 रैप्स लगा लेता है। वो किसको ट्रेन कर रहा है? फास्ट ट्विच को ट्रेन कर रहा है। स्लो ट्विच वाले जो है वो इतनी जल्दी थकते नहीं है और ये इतना ज्यादा लोड भी बेयर नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है ना कि आप 200 किलो लिफ्ट करके 1 किलोमीटर चल नहीं ना सकते, वो इतनी ताकत नहीं है आपके अंदर। इतनी ताकत नहीं है का मतलब ये है कि इतने ज्यादा फास्ट ट्विच फाइबर्स आपके पास नहीं है, नेचुरली नहीं होते, ठीक है। सो दैट इज द थिंग, आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए कि फास्ट ट्विच फाइबर्स एंड स्लो ट्विच फाइबर्स कौन से होते हैं। अब आप में से कोई सर इन दोनों को हम ट्रेन इक्वली कर सकते हैं, मतलब कि जितनी एनर्जी हमारे पास फास्ट ट्विच फाइबर्स में हो उतनी ही हम उसमें लेके चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो ये होता है सुपर सेट होता है या आपका कंपाउंड एक्सरसाइजेज होती हैं, इसमें यही ऐड होता है ना। एक एक्सरसाइज हम आइसोलेशन की ऐड कर देते हैं, एक एक्सरसाइज हम कंपाउंड की ऐड कर देते हैं। इसके अंदर कंपाउंड क्या करता है? फास्ट ट्विच को ट्रेन करता है क्योंकि हम हैवी लिफ्ट कर पाते हैं। उसके बाद वो अक्सर मैंने कोचेस को देखा है कि वो लिफ्ट करवा रहे हैं स्क्वाट्स तकरीबन 150 केजी, जैसे ही 4 रैप लगाए उसके बाद उन्होंने कहा कि खाली बॉडी वेट स्क्वाट लगाओ 25 उसके बाद, तो वो दोनों की ट्रेनिंग होती है। सो ये जो दो टाइप की ट्रेनिंग होती हैं ये इसलिए होती हैं, आप लोगों को इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए बस, ठीक है। और कोई जो स्विमर्स होते हैं इनके पास कौन से मसल्स होते हैं ज्यादा? स्लो ट्विच। इसके बाद जो आपके बॉडी बिल्डर्स, मेरे मुताबिक बॉडी बिल्डर्स जो हमारे पाकिस्तान के हैं इनके पास फास्ट ट्विच ज्यादा है। ऐसे ही है ना, 6 रैप 8 रैप जितना मर्जी वेट लगा दिया, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए ना, ये बराबरी के साथ चलना चाहिए, दोनों मसल्स को यूज करना चाहिए, दोनों मसल का इस्तेमाल। जो ये है कि सिर्फ आपको बॉडी बिल्डिंग में फायदा नहीं देगा, आगे जो नेक्स्ट लाइफ 40-60 इयर्स के बाद जब आपको प्रोटीन लेवल आपका गिरना शुरू हो जाएगा, तब आप एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे होगे, तब आपको ये दोनों फाइबर्स में फायदा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो, ये आपको एक मैंने पिक्चर दिखाने की कोशिश की है कि लॉन्ग डिस्टेंस के जो रनर होंगे उनके स्लो ट्विच फाइबर्स जो हैं वो ज्यादा होंगे। जो स्प्रिंटर होगा, स्प्रिंटर कौन होता है? 100 मीटर स्प्रिंट जो होता है ना, उसमें फास्ट ट्विच फाइबर्स ज्यादा होंगे, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन एंड हाई इंटेंसिटी, जो हम फॉल करते हैं हम मिडिल डिस्टेंस में फॉल करते हैं, दोनों टाइप के फाइबर्स होते हैं मसल फाइबर्स। नेक्स्ट, अच्छा उसके बाद मसल्स की कंट्रैक्शन मूवमेंट्स पे बात कर लेते हैं, आइसोटोनिक एंड आइसोमेट्रिक। मुझे एक और एग्जांपल चाहिए, यहाँ पे कोई भी आ सकता है, एनीबॉडी, पूछना कुछ नहीं है,
आज थैंक यू। नहीं हमारे माशाल्लाह बड़ी देर से आ रहे हैं, मैं तो बड़ी देर से देख रहा हूँ। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं आइसोटोनिक एंड आइसोमेट्रिक। एक चीज है कि जब भी आप मूवमेंट करोगे, ये तो ऑब्वियस है, कॉमन सेंस की बात है कि जब भी आप अपनी बॉडी की मूवमेंट करोगे, कोई ना कोई मसल जो है उसकी लेंथ शॉर्ट होगी ना, ऑफ कोर्स होगी, उसकी लेंथ शॉर्ट होगी, कोई ना कोई मसल। अगर मैं ये बाइसेप कर्ल लगा रहा हूं तो कौन से मसल की लेंथ शॉर्ट हो रही है? बाइसेप्स छोटे हो रहे हैं, ठीक है। जब हम मूवमेंट करेंगे जिसमें मसल की लेंथ शॉर्ट होगी और जब मैं उसको नेगेटिव रैप की तरफ जाऊंगा तो वो लंबा होगा, ठीक है। लेकिन जो वेट मैंने पकड़ा होगा वो कांस्टेंट होगा। ऐसे ही है ना, डंबल मैंने पकड़ा हुआ है, तो वो वेट तो मेरा ऊपर जाके, मैंने ऐसा तो नहीं था कि 20 केजी था वो रख के 22 पकड़ लिया, 22 से मैं नीचे ले आया, ऐसा तो नहीं है। वेट मेरा कांस्टेंट है। जब मेरा वेट कांस्टेंट रहेगा किसी भी मसल के ऊपर और मसल मूव करेगा, शॉर्ट होगा या लेंथन होगा, तो उस टाइप की जो मूवमेंट होगी उसको आइसोटोनिक मूवमेंट कहेंगे। सर आप यहाँ पे हमें डंबल प्रेस, ये जो शोल्डर वाला प्रेस है उसको जरा लगा के दिखा रहे हैं खड़े होके, जब हम डबल हैंड डंबल प्रेस लगा रहे हैं, ठीक है। ये जो मूवमेंट है जिसमें मसल मूव हो रहा है, ठीक है, बाजू भी मूव हो रहे हैं, ये आइसोटोनिक है। इसके अंदर आप चेस्ट फ्लाइज लगा लें, इसके अंदर आप बेंड ओवर रोज लगा लें, कुछ भी लगा लें, जो मूवमेंट हो रही है वो आइसोटोनिक मूवमेंट है। अगर फर्ज करते हैं कि ये सर जो है एक्सरसाइज इस तरह की करते हैं, यहाँ पे कोई एग्जांपल नहीं पड़ी यार, किधर होगा, इधर खड़े हो जाओ आप, दोनों ने ना एक दूसरे को ऐसा थोड़ा सा पुश करना, ये देखिए। अच्छा, मसल दोनों के यूज हो रहे हैं, एनर्जी बन रही है, ऐसे ही है। मसल फ्लेक्स हैं दोनों के, जिन मसल से जोर लगना है, एनर्जी पैदा होनी, वो फ्लेक्स हैं, लेकिन मूवमेंट नहीं हो रही कोई भी। समझ लग रही सारी चीजें, एनर्जी भी पैदा हो रही है, एटीपीज भी बन रहे हैं, खाना भी यूज हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। ये जो मूवमेंट नहीं हो रही और यहाँ पे होल्ड किया हुआ इन्होंने, इस टाइप की मूवमेंट को कहते हैं आइसोमेट्रिक्स। आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक्स में ये फर्क है। बट ये टू बॉडीज में तो नहीं, एक बॉडी में दोनों में हो सकती है, दोनों में, दोनों के मसल अगर फर्ज करते हैं ये दीवार को धक्का लगाना शुरू करते हैं तो फिर एक बॉडी में होगी। मैं तो एज एग्जांपल यहाँ पे आपको है नहीं कोई दीवार में तो लगा रहा हूं, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक दो टाइप्स की मूवमेंट होती हैं आपके मसल्स के अंदर, दोनों ही इंपॉर्टेंट है बॉडी बिल्डिंग के लिए, फिटनेस के लिए। आइसोमेट्रिक्स हमारे कोचेस करवाते होते हैं, आज डंबल पकड़ के खड़े हो जाओ, ऐसे होता नहीं। फ्लाइज लगाते हुए कभी कभार उस्ताद कहते तो होता है कि छोटे वाला डंबल पकड़ के ऐसे ही रखना है, यहाँ पे सिर्फ 5-10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, होता है, बिल्कुल होता है। क्यों होता है? वो इन चीजों के लिए होता है, सिर्फ हमें इनकी टर्मिनोलॉजीज को सीखना है कि ये क्यों है, इसके पीछे बैकग्राउंड में क्या चीज चल रही होती है, ठीक है। अच्छा, इसी में ही जब हम बाइसेप कर्ल लगा रहे थे या हम शोल्डर प्रेस लगा रहे थे, तो जो हमारा प्राइम, आप बैठिए सर, आप यहाँ पे, जो हमारा प्राइम मूवर है जिसके लिए हम वो एक्सरसाइज कर रहे थे, वो मसल हमारा शॉर्टन हुआ ना। जब मसल शॉर्ट होता है उसको कहते हैं कंसेंट्रिक मूवमेंट, ठीक है। जब वही मसल लेंथनिंग होगी तो उसको कहेंगे इसेंट्रिक मूवमेंट। आप सर यहाँ पे बाइसेप आप मुझे लगा के दिखाएं दोनों हाथों से, हाँ, ये डबल बाइसेप अगर लगा रहे ना, तो ये जो बाइसेप मसल है, ये जो मूवमेंट अब जो ऊपर आई ये कंसेंट्रिक है, जब हम नीचे चले गए तो ये इसेंट्रिक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट करो जरा, हाँ, कंपाउंड एक्सरसाइज और आइसोलेशन। कंपाउंड एक्सरसाइजेस कौन सी होती हैं? इसमें टू मसल्स नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो हम ज्यादा वेट के साथ परफॉर्म करते हैं ना, वो कंपाउंड होती है। ओके, जो हम केबल्स पे परफॉर्म करते हैं वो आइसोलेट होती है। अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं जो लगाता हूँ प्रीचर कर्ल्स, वो मैं 80 केजी की लगा लेता हूँ, तो वो कंपाउंड नहीं होगी, आइसोलेट। देखो, मैं आप लोगों का ना कंसेप्ट एक आपका क्लियर कर दूं कि हमेशा कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो ना, चाहे बिल्कुल बॉडी मेरी को बांध दिया गया हो ना किसी चीज के साथ और मैंने अपने बाजू का बाइसेप कर्ल करना हो, तो स्टिल मैं फ्लेक्स करूंगा अपने कुछ ना कुछ मसल्स को। ऐसा ही है ना, बाइसेप कर्ल्स में भी टांगे जाके बिल्कुल अकड़ाई होती है, लोगों ने ऐसे कमर अकड़ाई होती है, मूव जोर तो लग रहा है ना, हर मसल का लग रहा है, किसी ना किसी पार्ट का ज्यादा लग रहा है जोर, ठीक है। वो वाली एक्सरसाइजेस, वो वाली मूवमेंट्स जिसमें आपका प्राइम मूवर जो आप टारगेट करना चाह रहे हो, उसका जोर ज्यादा लग रहा है एज कंपेयर टू अदर मसल्स, समझ रहे?
बाइसेप कर्ल्स अगर मैं प्रीचर पर लगा रहा हूँ, फर्स्ट करते हैं प्रीचर डंबल्स लगा रहा हूँ या रॉड लगा रहा हूँ, तो मेरा बाइसेप का जोर बाकी सारे मसल्स से ज्यादा लग रहा है, 80-90% ज्यादा लग रहा है। हालांकि मैं बिल्कुल अकड़ के बैठा हूँ, टांगे फंसाई नहीं, बिल्कुल मैं पेट को, कोर को मैंने एंगेज किया हुआ है। ऐसे ही है ना, एक्सरसाइजेज के अंदर कोर को बहुत ज्यादा एंगेज करते हैं हम लोग। चेस्ट की प्रेस लगा रहे हो तो हमारा पेट ऐसे सब तो होता है, मसल तो वो भी यूज हो रहा है, लेकिन क्या होता है कि परसेंटेज उस टारगेट मसल की ज्यादा यूज वो होती है आइसोलेशन एक्सरसाइज। समझ लगी? उसमें ज्यादा वेट लगा लो, उसमें कम वेट लगा लो, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा कि जो प्राइमरी टारगेट आपका मसल होगा उसकी परसेंटेज ज्यादा एनर्जी पैदा करेगी एज कंपेयर टू माय अदर मसल जो होंगे कंपाउंड मूवमेंट। जैसे आपकी डेडलिफ्ट है, डेडलिफ्ट में आप ग्लूट्स को भी इंगेज कर रहे हो, क्वाड्स को भी इंगेज कर रहे हो, हैम्स को भी इंगेज कर रहे हो, काफ्स को भी इंगेज कर रहे हो, और सारों की जो एनर्जी लग रही है वो बराबर ही लग रही है। वो होंगी कंपाउंड एक्सरसाइज। 2 मसल्स नहीं, 3 मसल्स नहीं, नंबर ऑफ मसल्स 2 भी हैं, 3 भी हैं, लेकिन देयर आर अदर नंबर्स आल्सो, पूरी बॉडी भी इंगेज है। तो आइसोलेशन के अंदर भी मसल्स 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं यूज, लेकिन जो टारगेट मसल है वो सबसे ज्यादा यूज है। आइडिया मिल गया इस चीज का? नेक्स्ट करें। अच्छा, अब ये ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, 4 बेसिक नोट्स जो है ना आपको किसी भी मूवमेंट के एक्सरसाइज के दौरान ये पता होने चाहिए। इनके नाम बेशक आपको पता होने चाहिए, बेसिकली इनके ना नामों से ये सजेस्ट होता है कि क्या चीजें। जब भी आप कोई मूवमेंट परफॉर्म करते हो, जब भी आप कोई मूवमेंट, चाहे वो बाइसेप कर्ल्स हैं, चाहे वो डंबल प्रेस हैं, चाहे वो बारबल प्रेस है, चेस्ट प्रेस है, कुछ भी मूवमेंट है, कोई भी एक्सरसाइज है, तो ये 4 किस्म के मसल इन्वॉल्व होंगे उसके अंदर। आगे सबसे पहले होते हैं जी प्राइम मूवर्स। प्राइम मूवर हमेशा वो वाला मसल होता है जो कंसेंट्रिक मूवमेंट देता है। कंसेंट्रिक कौन सी थी मूवमेंट? अभी पहले बड़ी पिछली स्लाइड, जो मसल को शॉर्टन, ठीक है, जो शॉर्टन करता है, कंसेंट्रिक प्राइम मूवर वो होगा। मतलब आप ये समझो टारगेट मसल आपका, जो आप कोई भी एक्सरसाइज बेंच प्रेस लगा रहे हो, टारगेट मसल क्या है? चेस्ट है। चेस्ट क्या है? पेक्टोरल्स। प्राइम मूवर जो होगा वो आपका टारगेट मसल होगा, ठीक है। आप दोबारा बाइसेप कर्ल लगाएंगे उसी तरह से, ठीक है। अब बाइसेप कर्ल लगाने में हमें जो मूवमेंट सबसे पहली सबसे ज्यादा एनर्जी पैदा की गई, कंसेंट्रिक हुआ जो मसल, वो था प्राइम मूवर। इस मूवमेंट में हमें हेल्प किस मसल्स ने दी? फोर आर्म्स के मसल्स ने हमें हेल्प दी। वो हमारे होंगे साइनर्जिस्ट। फोर आर्म्स ने हेल्प दी ना। अगर फोर आर्म्स मसल आपने नहीं एंगेज किया तो आपके हाथ की ग्रिप खुल जानी थी और डबल नीचे गिर जाना था। तो ये थे साइनर्जिस्ट, ठीक है। इसके साथ हमारे बाद आगे एगोनिस्ट। एगोनिस्ट वो मसल होते हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बिल्कुल फ्लैटन रहते हैं, जो कोई जोर नहीं लगाते, कोई एटीपीज जनरेट नहीं करते। इस मूवमेंट में वो कौन से हैं? ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स बैक के मसल, वो आप एंगेज ही नहीं कर रहे, ठीक है ना, उनका कोई जोर नहीं लग रहा। इवन के वो लेंथनिंग हो रही है उनकी, जब इनकी कंसेंट्रिक हो रही है तो इनकी इसेंट्रिक मूवमेंट में, ये थोड़ा सा साइंटिफिक मतलब वर्ड्स यूज कर रहा हूं। आप ये समझ लो कि जब ये वाले मसल छोटे हो रहे हो ना, प्राइम मूवर्स, तो उनके जो ऑपोजिट पीछे वाले मसल्स होते हैं वो लेंथन हो जाते हैं, मतलब उनकी लेंथ बढ़ जाती है। वो होते हैं आपके एंटागोनिस्ट। आप अगर बेंच प्रेस लगाते हो तो उसमें आपके कौन से मसल हैं जो बिल्कुल विले पड़े रहते हैं? कमर के, बैक के, विंग्स के, किसके? लोअर बॉडी के। नहीं, क्या नाम है बैक का? लैट्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे दोबारा में ऐसा ये, अच्छा अब एक चीज और है, जब ये मूवमेंट लगा रहे हैं, मैं अगर ये हाथ इधर खींच लूं या मैं उधर को निकाल दूं हाथ, या इनकी इस मूवमेंट को एक जगह पे भी तो रखना है, रखना है कि नहीं रखना? रखना है ना, ताकि प्रॉपरली मूवमेंट हो जाए। जब एक जगह पे रखेंगे, जो उस जगह पर रखने के लिए, इन प्राइम मूवर्स को उस जगह पे रखने के लिए जो मसल काम करेगा उसको कहेंगे फिक्सेटर्स। इसमें फिक्सेटर्स जो हैं वो डेल्टॉइड, एंटीरियर डेल्टॉइड्स, फ्रंट वाले, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपसे एग्जांपल, सर अब आप बैठ जाएं। जो आपके स्क्वाट्स हैं, उसमें प्राइम मूवर कौन सा है? क्वाड्स। और
साइनर्जिस्ट कौन से हैं जो हेल्प कर रहे हैं क्वाड्स को मूव करने में? नहीं नहीं, ग्लूट्स आपकी हेल्प करते हैं, हाँ मैक्सिमम ठीक है। उसके बाद एंटागोनिस्ट, हैमस्ट्रिंग्स जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, फिक्सेटर्स, ग्लूट्स सेम, ठीक है ना। ऐसे भी हो सकता है, एक मसल दो रोल भी प्ले कर सकता है, ठीक है ना। और हम किस एग्जांपल की बात करें? बेंच प्रेस की बात की हमने पहले। बेंच प्रेस के अंदर चलो हम बात करते हैं कि बेंच प्रेस बार